नमस्कार नाज़रीन, अब हम करेंगे बात टीन एज बच्चों के हवाले से। जो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, टीन एज में होते हैं, बड़ा सेंसिटिव पार्ट होता है। उस वक्त बच्चों को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग्स को, मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते, या अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो बातचीत नहीं कर पाते, बड़े खामोश होते हैं। उन बच्चों को कैसे डील करना चाहिए। इसके अलावा आज के जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उनके मसाइल क्या हैं और उन मसाइल का हल क्या है, यकीनन इस हवाले से बात करेंगे। और क्यों आज के बच्चे जो है ना उम्मीद है, मायूस क्यों हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। नाज़रीन, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर और बेहतरीन टीचर अमार हैदर गुरु मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमार, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। अमार, बच्चों में मायूसी और जो है हमने देखा है ना उम्मीदी है। आप बिकॉज एक टीचर है, यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो क्या आपने बच्चों में देखी है ना उम्मीदी और मायूसी? जी बिल्कुल। टीन एज की बात करी थी आप, तो टीन एज को मैं डिफाइन कर लूं कि जब जज्बा अकल से बड़ा होता है तो उसको टीन एज कहते हैं। जब आपको हर इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल लग रही होती है। और जितने भी मुफक्कर और जितने भी इनकलाबी लोग गुजरे, उन्होंने इस टीन एज को मुखातिब किया, क्योंकि ये तारीख बदलने की इस्तात रखते हैं, ये तारीख लिखने की इस्तात रखते हैं। और ये तब जिस्मानी ताकत इस मराहल में होते हैं कि उन्हें लगता है कि हर वो जिस्मानी काम जिससे ताकत से हो सकता है वो हम कर सकते हैं, तो इनको इस्तेमाल किया जाता है। तब वहाँ पे अफलातून ने रिपब्लिक में लिखा कि जहाँ जिस्म के लिए एक जिम की ज़रूरत है, वहाँ एक दिमाग की जिम की भी ज़रूरत है। कि जहाँ पे वो इस मराहल, ज़िंदगी के इस मराहल में होते हैं कि जब वो जिस्मानी तौर पर ताकतवर हो रहे हैं, उनका जहन उस वक्त भी उसको की ताकत की भी ज़रूरत होती है। तो मायूस, अगले सवाल की तरफ, कि मायूस जो है आज की टीन तब होती है जब उनको कोई क्विकली रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जब उनको हमने अपनी लाइफ में, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे असातिज़ा ने, हमारे इंस्टीट्यूशंस ने जब उनको सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी रखा, हमारे इतने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ओपन हो गए कि, और इतनी नहीं, आपने बात की क्विक रिस्पांस नहीं मिलता। किस चीज में क्विक रिस्पांस नहीं मिलता? क्विक रिस्पांस जैसे इरम के, अगर मैं कहीं पे किसी प्रॉब्लम में हूं तो मैं कहां पे सर टकराऊं, वो सर टकराने के लिए आपको रोल मॉडल होना पड़ेगा। लाइक अगर मैं एज ए टीचर मैं एक्ट करूं, वो अमल कर रहा हूं, मैं उसका रोल मॉडल बनूं, ताकि वो मेरे पास आए जब उसको मसला हो तो मुझसे आके टकराए, और टकराने के बाद उसको उसका जवाब मिले। तो उसको टकराने के लिए कोई ऐसा सोर्स नहीं मिला उसको जिससे वो नाउमीद हो गया, कोई उसको रोल मॉडल नहीं मिला। और हीरो वर्शिप से आपकी नाउमीदी कम होती है। हीरो वर्शिप मतलब आपके हीरोज कौन है, आप किन को अपना आइडियल समझ रहे हैं, किन को अपना रोल मॉडल समझ रहे हैं। और वो हमेशा मैं कहता होता हूँ कि हमारे रोल मॉडल बदल गए हैं, हमारे जो है वो आइडियल्स बदल गए हैं। पहले कुछ और थे, आज का बच्चा ना अजीब सा परेशान है, वो ना उम्मीद नहीं है किसी चीज से, वो अजीब सा परेशान है, उसको समझ नहीं आती कि मुझे परेशानी क्या है। मतलब वो मादी चीजों का गुलाम हो चुका है, कह लें कि वो जब जैसे ही ग्रो कर रहा होता है जिस्मानी तौर पर टीन एज में, तो वो समझता है कि मादी चीजों को हासिल करने से उसको अचीवमेंट मिलेगी। वो अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, अच्छे घर की तलाश में रहता है। वो समझता है कि यही कंपटीशन है, और इसी के दौरान उसको वो एक गलत राह पे चला जाता है कि उसे चाहिए होती है वो चीज। तो वहां पे गाइड चाहिए उसको, वहां पे उसको मेंटोरशिप चाहिए, वहां पे उसको एक मुर्शिद चाहिए जो उसको सुने, उसको सुना जाए और उसको सही से जो है उसको डायरेक्शन दी जाए। ठीक है। आज का अब जो बच्चा अगर परेशान है या ना उम्मीद है, वो अजीब तरह का परेशान है, क्योंकि उसको नहीं पता कि मैंने अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी चीजें किससे डिस्कस करनी है। और उनके जो हीरोज हैं वो चेंज हो चुके हैं। क्या रीजन है, उनके हीरोज क्यों चेंज हो गए? मतलब बच्चा जब छोटा है तो उसको तो वही पता होगा जो हम उसको बताएंगे, ठीक है, बच्चा तो वही सीखेगा जो हम उसको सिखाएंगे। तो फिर क्या ऐसी रीजन हुई अमार के बच्चों के हीरोज चेंज हो गए? जी बिल्कुल। उसके लिए मैं कहूँगा कि हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी है। देखिए, हमें आजकल, पहले का बच्चा के अंदर एक ज़ौक़ था, एक शौक था, उसके अंदर एक वलवला था, उसके अंदर एक जुस्तजू थी, उसके अंदर एक तज़ब्ज़ुब था। आज के बच्चे में परेशानी है, आज का बच्चा कम्प्लेक्स है, आज के बच्चे में परेशानी है, एक अजीब सी हलचल है और एक अजीब सी बेचैनी है कि उसको पता ही नहीं उसको करना क्या है। वो उसके सामने इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, वो गूगल है या वो फेसबुक है, वो सोशल मीडिया है, कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि असल नसीहत क्या है। तो यहाँ मेरे मुर्शिद कहा करते हैं कि अब बच्चों को इतनी ज्यादा नसीहतें भी नहीं करनी चाहिए कि वो चिड़चिड़ा हो जाए। तो उनको जो है वो कि आपको काउंटर कैसे करना है, उनको जो तनकीद कैसे सिखानी है, तनकीद में तकरीम
تعلیم کا پہلو لازمی ہے, ایک رسپیکٹ پہلو, کہ آپ کو اگر ہم نصیحت تو اس کو آپ سے اپنے چڑچڑاپن نہیں ہونا, اس سے آپ نے ایک رسپیکٹ کا پہلو سیکھنا ہے. آپ نے اپنے اندر ایک کرسی رکھنی ہے کہ آپ کو اگر کوئی نو کہے, دیکھیں وہ زندگی, دیکھیں ٹین ایج ارم وہ زندگی کا پہلو ہے, وہ زندگی کا حصہ ہے. جب آپ اتنا جسمانی طور پہ طاقت فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو نو پسند ہی نہیں ہوتی, تو ہمیں ٹین ایج میں ان بچوں کو نوز کو فیس کرنا سکھانا ہے. اس وقت ان کو کہنا ہے کہ دیکھیں مرشد میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ مرشد کہا کرتے ہیں کہ تنقید جتنی بھی حق پہ ہو فائدے مند ہے, اور تنقید جتنی بھی بے حق ہو جو ہے نقصان دیتی ہے. تو ہمیں ان کو تنقید کرنا سکھانا ہے, اور تنقید کی کرسی ان کے دماغ میں رکھنی ہے کہ وہ اس کو سیکھیں فار دا پرپز, فار دا پازیٹیو پرپز. ہم ان کو چیزیں جب بار بار نصیحت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہر طرف سے نصیحت آ رہی ہوتی ہے, وہ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہر چیز انفارمیشن, بلک آف انفارمیشن, بیکاز ان کا فیس جو چیزوں کو فیس کرتے ہیں وہ فون ہے. آپ نے سوال کیا کہ اب اتنا زیادہ پرابلم کیوں ہے, کون ہم رسپانسبل ہے, اس کی وجہ کہ اب دسترخوان نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ صبح اٹھ کر پہلے ہماری ایج میں جب ہم تھے تو اٹھ کے ہم پیرنٹس کو سلام کیا کرنا چاہتے تھے, یہ پوچھتے تھے امی کہاں ہیں, ابو کہاں ہیں, ان سے سلام کرنا, صبح اٹھ کے ان کو دیکھنا یا ہم نے نماز پڑھنی. آج کا بچہ صبح اٹھتے ہی سیل فون دیکھتا ہے, وہ نوٹیفیکیشنز دیکھتا ہے, وہ رات کو آئے میسیجز دیکھتا ہے, وہ صبح اٹھتے ہی اس اپنے فون کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو جب وہ آپ اور رات کو سوتے ہوئے لاسٹ مومنٹ میں ہم اپنے پیرنٹس کو کے پاؤں دبا رہے ہوتے تھے یا ان کی نشست سے اٹھ کر جاتے تھے اپنے بیڈ پہ, آج ہم کس سے مخاطب ہو کر سوتے ہیں, آخری ہماری ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے. تو ارم یہ معاملات ہیں آج کی یوتھ میں. ٹھیک ہے, یہ ساری پرابلمس ہیں جو آج کا بچہ فیس کر رہا ہے, جس کے کسی حد تک جو ہے ذمہ دار وہ ہم لوگ ہیں, کیونکہ ہم نے جو ان کو سکھایا, یا جب ٹیکنالوجی کا دور آیا, جب چیزیں چینج ہونا شروع ہوگی تو ہمارا شاید چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا. ہمیں لگا شاید ضرورت سے زیادہ چیزیں استعمال کرنے سے کوئی بات نہیں, تمام بچے فون استعمال کرے, تمام بچے ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہے, لیکن چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا کس حد تک ان چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے. یقیناً وقت کے ساتھ چیزیں چینج ہوئی اور بچوں کی جو ہیروز ہیں وہ چینج ہونا شروع ہو گئے, جس میں نے واضح طور پہ کہا کہ اس کی ریزن ہم لوگ خود ہے. جیسے آپ نے کہا ٹین ایجر جو ہوتے ہیں نا, ان کا جو ہوتا ہے نا جذبہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے, ان کے جو ڈیسیژن ہوتے ہیں وہ بڑے ہائی ہوتے ہیں, ان کو اس وقت لگ رہا ہوتا ہے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں, جو ایک اچھی چیز بھی ہے, آپ کے اندر ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ یو کین ڈو ایوری تھنگ جو آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں, اپنے مستقبل کے لیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت کے لیے وہ فیصلے جو ہوتے ہیں وہ کس حد تک پختہ ہوتے ہیں؟ ہاں بالکل ارم, جیسے اس وقت وہ جسمانی طور پر طاقتور ہوتا ہے, تو اس طاقت کا ڈیفینیشن میں بتا دوں کہ طاقت کیا ہے. طاقت کمزور کی خوش فہمی کا نام طاقت ہے. ہم ان کو یہ سمجھاتے ہیں, جی کمزور کی خوش فہمی کا نام طاقت ہے. ہم ان کو اس وقت سمجھا نہیں پاتے کہ بچے آپ اس وقت ٹین ہو جب آپ, اور اس وقت آپ کا ذہن سازی نہیں ہو رہی, کل کو آپ 25, 26, 27, 28 سال کی عمر میں جب جائیں گے اور جسم آپ کا وہ طاقت نہیں رکھتا ہوگا, تو تب آپ کو کیا کرنا ہے, تب آپ کو کس طرح سے اس کو فیس کرنا ہے. تو دیکھیں اقبال جاوید نامہ بھی فرماتے ہیں کہ جسم کیا ہے, جسم ایک خاک کی مانند ہے جس کو منزل پہ جا کے جھاڑ دینا ہے. تو ہماری ٹین ایج آج کل فیصلہ اس لیے اچھے نہیں فیصلے کر پا رہی کہ وہ یہاں سے نیچے جو کام کر رہے ہیں. ہم نے بہت پہلے بھی ایک کسی سیشن میں یہ بات کی تھی, دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے. آپ کہیں گے کہ میں بار بار ایک چیزیں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں, یقیناً جو اچھی بات ہوگی سوال ایسا ہے, سوال ایسا ہے کہ آج کل کے بچے فیصلے, آپ نے کہا کہ فیصلے کیسے کر پائیں گے, تو فیصلے تب کر پائیں گے جب یہاں سے اوپر کام کریں گے. ہمارے بچے یہاں سے نیچے کام کر رہے ہیں. جیسے میں نے بات کی کہ افلاطون نے بھی کہا کہ جسمانی جم کے ساتھ ساتھ ذہنی جم کی بھی ضرورت ہے. تو ذہن کی جم کے پہ ہم کام نہیں کر رہے, ہم دکھتے کیسے ہیں, ہمارے مسلز کیسے ہیں, ہم مسکولر کیسے ہیں, ہمارا پہناوا کیسا ہے, ہم مادی چیزوں کے غلام اور ہماری آنکھیں مادی چیزوں کی غلام. تو یہاں سے اوپر فیصلہ کرنے کی استطاعت یہاں پہ ہے. تو یہاں پہ کام نہیں ہو رہا, اور یہاں پہ کام کرنے کے لیے کتابیں ہیں, بیٹھک ہے, اور آپ کے دوست ہیں, یار ہیں, بیلی ہیں. آپ دیکھیں, اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کس ٹریک پہ ہیں, آپ کی ذہن سازی کس ٹریک پہ ہے, تو اپنے بچے کے فون کو لیں اور یوٹیوب پہ سرچ دیکھ لیں اس کی کہ آج کل وہ سرچ کیا کر رہا ہے. جو وہ ریسرچ کر رہا ہے وہی اس کا ذہن اسی طرف جا رہا ہے. سو یہ ہے چیز کہ ہمارے دماغ اور ہمارے ذہنوں کے لیے اور ہمارے فیصلے ان کی فیصلہ سازی اچھی کرنی ہے تو ان کو ابھی فیصلے لینے دیے جائیں, ابھی ان کو چھوٹے فیصلے لینے دیے جائیں. اور میرے پاس ایک چھوٹی سی چیز ہے, وہ یہ کہ جو جس حالت میں وہ ہوتے ہیں وہ اس ٹہنی کی مانند ہوتے ہیں, اس ٹہنی کی, جس کو میں فولڈ کروں گا تو اس کے اندر استطاعت ہے کہ یہ
टिल एंड फोल्ड हो जाएगी। इसके अंदर फोल्ड होने की ताकत, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके अंदर गलत करने की फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके अंदर गलत करने की जुस्तजू भी हम उसके अंदर डालें। हम उसको गलत, एक बच्चा है वो गलती करके आया, वो घर आया है इरम, तो हमने उसे डांट दिया, इतना ज्यादा डांट दिया है कि वो दोबारा से वो गलती आके बताएगा नहीं, गलती जरूर करेगा, वो गलती करेगा। वो फॉर एग्जांपल स्मोकिंग है, वो कोई ऐसी चीज है जिसका एडिक्ट हो गया, करना शुरू कर देगा। तो उसके अंदर उसको गलती करने की इस्तात दें, वो इसी तने की मानद है कि जो अभी परवरिश पा रहा है, तो उसको आप जैसे मोल्ड करेंगे वो मोल्ड हो जाएगा। ये देखिए ये मोल्ड हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो 30+ जाएगा तो यही तना सख्त हो जाएगा, जैसे उसको मोल्ड करना चाहेंगे वो टूट जाएगा। तो कहने का मकसद है कि अब आपने क्या करना है, आपने बच्चे को जब पानी क्या दे रहे हैं आप उसको, परवरिश, इस तने को मैं पानी दे रहा हूं, उसको मैं परवरिश कर रहा हूं, उसकी लुक आफ्टर कर रहा हूं, तो आप अपने बच्चे की लुक आफ्टर कैसे कर रहे हैं, उस तने को परवरिश कैसे दे रहे हैं, और उसको फ्लेक्सिबल होने दे रहे हैं ताकि वो परवरिश करे, वो परवान चढ़े। ठीक है, मतलब इस एज में जो आप उनको सिखाएंगे या जिस तरह से उनको ट्रीट करेंगे वो उस तरह से हो जाएंगे, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, अभी वो आसानी से समझ लेंगे। जैसे ही वो बड़ी एज में हो जाएंगे तो वो आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी वो जो है वो हैबिट डेवलप हो चुकी होगी। अमाल, थोड़ा बताइएगा, कुछ बच्चे एक्सप्रेसिव नहीं होते, शायद आज के बच्चे ज़्यादातर एक्सप्रेसिव नहीं हैं क्योंकि उनकी ज़्यादा बात अपने बड़ों से या उनके पेरेंट्स से या बड़ी बहनों से नहीं होती, क्योंकि वो ज़्यादातर मसरूफ़ होते हैं अपने फ़ोन पे, और शायद पेरेंट्स भी मसरूफ़ होते हैं माजरत के साथ अपने काम पे या अपने ही फोन पे, क्योंकि एक ही घर में अगर बच्चे यूज कर रहे हैं फोन तो पेरेंट्स भी यूज कर रहे होते हैं। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, वो चीजें वही अडॉप्ट करते हैं जो घरों में हो रही होती है, या हम सब कर रहे होते हैं, हमारे जो जूनियर्स हैं वो हमें देख रहे होते हैं, वो उसी तरह से चीजें अडॉप्ट करते हैं। तो हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते, ये पूरा एक सर्कल चल रहा है जिसमें तमाम लोग किसी हद तक जिम्मेदार हैं इन तमाम चीजों के। जो बच्चे एक्सप्रेसिव नहीं होते, क्या वो ज्यादा मायूस हो जाते हैं? जो एक्सप्रेसिव नहीं होते, क्या वो उनका जो टैलेंट है वो हिडन ही रह जाता है? अच्छा इरम, बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल पे पेरेंटिंग की बहुत ज़रूरत है। इस सवाल में पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेरेंट्स को ये बात जानना चाहिए कि इवन जब छोटा सा बच्चा खाने के टेबल पे बैठा होता है तो डोंट डिक्टेट हिम और हर के बेटा ये खाओ और ऐसे खाओ। उसे वहां फैसला लेने दिया जाए कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या टेस्ट करना है। आप बच्चे को हर चीज में डिक्टेट कर रहे होते हैं, फ्रॉम द डाइनिंग टेबल टिल उसके रिश्ते के लिए। तो आप उसको कोई फैसला लेने, हमारी इस बात पे आप हंसे भी हैं क्योंकि ऐसा ही कुछ चल रहा है सबके साथ, तो मैं इसलिए मैं हंसा हूं। तो आप ये देखें कि उसकी जिंदगी के छोटे से छोटे फैसले से लेकर बड़े से बड़े फैसले तक आप उसको डिक्टेट कर रहे होते हैं। भाई उसकी उंगली छोड़ दें, उसको चलने दें, उसको अंधेरे में जाने दें, उसको रोशनी तलाश करने दें, उसे भटकने दें। वो भटकेगा, वो गिरेगा, वो उठेगा तो उसे पता चलेगा कि गिरना क्या होता है। आपने उसे गिरने ही नहीं दिया। उसको इजहार राय कैसे करेगा जब आपने उसे छोटी सी छोटी बात उसको अपनी मर्जी से नहीं करने दी? तो इजहार राय में जब वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होता जाएगा। ऐसी क्लास में स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जब पता चलता है कि वो घर में सबसे बड़ा है तो वो बहुत बोलता है क्लास में, और जब मैं पूछता हूं कि आप कितना बोलते क्यों नहीं हो, तो जब मैं उससे पूछता हूं कि आप में घर में कौन सा नंबर है, तो वो सबसे आखिरी नंबर होता है, बिकॉज उसको बोलने ही नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे पेरेंटिंग की मैंने बात की। द पेरेंट्स मस्ट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे शुड गिव चांसेस टू एवरीबडी इन द हाउस के everybody has their own will, उनका अपना एक डिसीजन है, उनकी डिसीजन मेकिंग है। they should be given the we can say freedom to express। तो वो मैंने आपसे कहा डाइनिंग से लेकर टिल उनकी मैरिज डिसीजंस तक। इवन यार कैरियर में देखें, आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटी जब आती हैं, तो कैरियर काउंसलिंग आती है, तो आप तब कैरियर जब चूज कर रहे होते हैं तब भी आपको पेरेंट्स आप कह रहे होते हैं बैंकर बन जाओ, फौजी बन जाओ, पायलट बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 10 से ज्यादा प्रोफेशंस को हम से ज्यादा नहीं जानते, एंड देयर आर मोर देन 400 प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड। सो जिनसे हम आशना है, हम बस उन्हीं को जानते हैं जी। तो ये चीजें हैं इरम इस चीज। ठीक है अमार, बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने बताया कि एक तो हमारे यहाँ प्रोफेशनल डिग्रीज कितनी ज्यादा हैं, उनके हवाले से हम नहीं जानते, क्योंकि इसमें किसी हद तक हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया। हमारी एजुकेशन जब यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए जाते हैं या कॉलेज के लिए जाते हैं तो एक ही 10-12 होती है कि ये डिग्रीज करवाई जा रही है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसका आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड है, इसमें ज्यादा जो है लोग इसमें कामयाबी हासिल कर रहे हैं, ये पैसे अर्न कर ले, मेन फोकस भी पैसों पे होता है। तो इस वजह से हमें भी ज्यादा डिग्रीज का नहीं पता, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया। नाजरीन, बड़ी ही फायदेमंद गुफ्तगू बच्चों के लिए कि अपने बच्चों को किस तरह से ट्रीट कीजिए। टीनेज
में जब बच्चे होते हैं, बहुत शुक्रिया अमार आपके कीमती वक्त का, बहुत ही खूबसूरत एक सेशन रहा जिसमें बच्चों के हवाले से हमने बात की, टीन एज बच्चों के हवाले से, जब वो ग्रो कर रहे होते हैं कि उनको आपने ट्रीट कैसे करना है और उनको कैसे, अगर आपका बच्चा बात नहीं कर रहा, एक्सप्रेसिव नहीं है, मोहब्बत का ज्यादा इजहार नहीं कर रहा, गुस्से का ज्यादा इजहार नहीं कर रहा, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कोई चीज नहीं बात कर रहा, तो उसको आपने कैसे डील करना है, उसको डील करने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत की आपको जरूरत होगी। और पेरेंटिंग के हवाले से भी आज हमने बात की। नाज़रीन, मेरे पास बड़ी मजे की 2 स्टोरीज है, छोटी सी स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं। कराची के समंदर में 2 नायाब मछलियों का मुशाहिदा किया गया है जी। ये जो मछलियां हैं वो आखिरी बार अक्टूबर 2016 में देखी गई हैं और चन्ना आइलैंड के करीब ये जो फिश है 2 वो देखी गई हैं। अच्छा जी, ये शार्क के खानदान से ताल्लुक रखती हैं और मांटा नामी 2 नायाब मछलियों का मुशाहिदा किया गया और 2 भारी भरकम कम मांटा नस्ल की मछलियों को कराची के जुनूबी मगरबी बहिरा अरब में 50 नॉटिकल माइल की दूरी पर देखा गया। और इसके अलावा अगर बात करें शार्क की खानदान से ताल्लुक रखने वाली आबी हयात मांटा की तादाद में 20 वर्षों के बाद नुमाया कमी हुई है। और इसके अलावा हमारे पास एक और बड़ी मजे की स्टोरी मौजूद है। स्टोरी में जी उड़ते हेलीकॉप्टर पर पुल एप्स लगाने का वर्ल्ड रैकेट बनाया गया है। किस तरह से जी, अर्मीनिया के शहरी हैं जिन्होंने पुल एप्स लगाए हैं। नॉर्मल लोग पुल एप्स लगा रहे होते हैं, लेकिन इसने जी उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से लटक कर जो है पुल एप्स लगाए और एक आर्मी जो है रैकेट कायम किया है, उसमें अपना नाम वर्ल्ड गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया है। ये जो वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुई क्योंकि काफी ज्यादा ये खतरनाक भी है, अगर वो गिर जाते तो उनको चोट भी लग सकती थी, लेकिन उन्होंने अपना रैकेट बनाना था और 1 मिनट में तकरीबन 23 पुल अप्स उन्होंने किए हैं और दूसरा आर्मी रिकॉर्ड इनके नाम है। और इससे पहले भी किसी ने किए थे, लेकिन इन्होंने वो जो है रैकेट उसको ब्रेक किया और ये वर्ल्ड रैकेट जो है अपने नाम किया। ये 2 मजे की स्टोरी थी। कराची के समंदर में 2 नायाब मछलियों को देखा गया और इसके अलावा उड़ते हेलीकॉप्टर पे जो है पुल एप्स लगाने की एक एक्सरसाइज की गई और अपना वर्ल्ड रैकेट में नाम लिखवाया गया। नाज़रीन, हम वक्त छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहेगा पाकिस्तान के साथ।